यस, बिकम पार्ट फर्स्ट। हमारे पास फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें, ओवरऑल सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। अ, तीन सब्जेक्ट मेन कोर रोल प्ले करते हैं, दैट इज एबीएसटी, ईएएफएम और बीए डीएम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इससे ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स आएंगे, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आप जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एक मिनट और भी है ना। यहाँ एबीएसटी में दो आएंगे, कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स कॉल्ड स्टैट्स। यहाँ ईएफएम में दो आएंगे आपके पास, इकोनॉमिक्स और इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स। बीएडीएम में दो सब्जेक्ट होंगे आपके पास, बिजनेस लॉ और एंटरप्रेन्योरशिप, ऑन्ट्रो बोलते हैं, ऑन्ट्रो शॉर्ट में। सब्जेक्ट्स की और अगर बात करें तो ये जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सब्जेक्ट का एग्जाम सबको देना है, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे नॉन कॉलेजिएट यानी प्राइवेट स्टूडेंट हो, सबको देना है। ठीक है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है, किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है, तो आपको कुछ सब्जेक्ट और देंगे। यहां पर आपको सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो जाते हैं। एक सब्जेक्ट होता है ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएनएस बोलते हैं, ईवीएनएस एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज बिल्कुल जनरल बेसिक बातें होती हैं। ईवीएनएस के अलावा एक सब्जेक्ट आता है आपका कंप्यूटर, एक सब्जेक्ट आता है आपका आनंदम, आनंदम। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ईएनवीएस, कंप्यूटर और आनंदम। ये तीन सब्जेक्ट्स एडिशनली उन बच्चों को और देने पड़ेंगे जिन्होंने किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। इस कंप्यूटर की एक फाइल बनानी पड़ती है, इस आनंदम की एक फाइल बनानी पड़ती है। कुछ कॉलेज ईएनवीएस की भी फाइल बनवाते हैं, ये फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, मैडम आपको रिसेप्शन से सपोर्ट कर देगी। फाइल वगैरह के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है सब कुछ आपके लिए। हिंदी वालों के लिए हिंदी का इनके प्रैक्टिकल होते हैं क्या? जी हाँ, कंप्यूटर्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, है ना, बाकी नहीं, है ना। ठीक है, आनंदम की एक डायरी बनानी पड़ती है, इनके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे बना रखे हैं, आप देखेंगे, मैं आपको शेयर करता रहता हूँ टाइम, तो आपको दिक्कत नहीं आने, मेरी टेंशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास 12th क्लास में कॉमर्स नहीं थी, 12th में साइंस के स्टूडेंट थे या आर्ट्स के स्टूडेंट थे और अब बीकॉम कर रहे हो, तो आपको एक पेपर और देना पड़ेगा कॉल्ड बुक कीपिंग। ध्यान रखना बच्चों, जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो ये बुक कीपिंग का सब्जेक्ट आपको रिफ्लेक्ट करेगा, आपको टिक मार्क नहीं करना। गलती से बच्चे इस पे टिक मार्क कर देते हैं और एग्जाम के एडमिट कार्ड में आ जाता है, देना पड़ता है पेपर, फिर बिना बात आ बैल मुझे मार, है ना। तो बुक कीपिंग अगर आपके 12th में कॉमर्स थी तो आपको नहीं देना है, केवल उन बच्चों के लिए होता है नॉन कॉमर्स होता है, ये उनको देना है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये पेपर सबको देना है। इनमें केवल पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं कंपलसरी वालों में, सब में 36 ओनली, नॉट मोर 36 नीडेड। जितने भी लाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज इन 6 से बनेगी आउट ऑफ 600। एग्जाम में जो आने वाला है वो क्या आने वाला है बताना चाहूंगा। एग्जाम कब होंगे, पहला क्वेश्चन, एग्जाम के लिए डेट मान के चलिए 5 मार्च के आसपास, और कभी भी। एग्जाम का टाइमिंग क्या रहेगा, 11 से 2 PM, 3 घंटे का एग्जाम होगा, फिक्स 11 से 2 आपके लिए। ठीक है सर, एग्जाम कितने आवर्स का होगा, 11 से 2 लिखा है तो 3 आवर्स हो गए। एग्जाम में कितनी यूनिट आएंगी, 5 यूनिट। क्वेश्चन कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन। 10 में से करने कितने हैं, 5 क्वेश्चन। सर एनी 5 या फिक्स है, यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 में से कोई एक करना पड़ता है। फर्स्ट यूनिट, जैसे फर्स्ट यूनिट है, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, आपको दोनों में से एनी 1 करना है। तो ऐसे 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन करने होंगे आपको, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का। सर क्या बात कर रहे हो, छोटे क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में? जी नहीं आएंगे, कोई 2 मार्क्स 4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं आते, केवल और केवल ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स वाले एग्जाम में, और कुछ नहीं, फिक्स है कहानी। सब सब्जेक्ट की कॉमन कहानी है ना। इन 6 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ऊपर वालों की बात अभी
नहीं कर रहा उनकी बात अलग से करेंगे अपन, है ना। ठीक है, तो ये पूरी पैटर्न आपके यहाँ रहने वाला है एग्जामिनेशन में, अपने को इसकी प्रिपरेशन करनी है। सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी ऐसे टाइप के आते हैं, हाँ वहाँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम एंट्री मारते हैं बिजनेस में। बिजनेस बच्चों तीन टाइप के होते हैं मेनली, सोल प्रोप्राइटरशिप, बोलते हैं एकल व्यापार, सिंगल ओनर, डिसीजन मेकिंग वही लेगा, कैपिटल वही लगाएगा, प्रॉफिट होगा तो उसका, लॉस होगा तो उसका, सारा टेंशन उसी का है ना। पार्टनरशिप, एक से ज्यादा ओनर्स होंगे, सब मिलके बिजनेस करेंगे, या सबके बेराह पे कोई एक काम कर सकता है, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, सब मिलके कैपिटल लाएंगे और सभी प्रॉफिट्स को पीएसआर में बांट लेंगे, पढ़ा होगा 12th में, है ना। नेक्स्ट बिजनेस का टाइप होता है कंपनी, बहुत बड़ी होती है, बहुत सारी कैपिटल लगती है, कंपनी की कैपिटल शेयर कैपिटल में ब्रेक होती है, सब मिलके पैसा लगाते हैं, कंपनी की डिसीजन मेकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जनरल मीटिंग में लिए जाते हैं और प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। ठीक है, हमने 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ी थी, उसमें आ गई थी सोल प्रोप्राइटरशिप, आ गई थी, दिलाता हूं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन। ठीक है, सिलेबस में 11th क्लास में थे। पार्टनरशिप हमने 12th क्लास में पढ़ी, फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, पढ़ा है क्या? वो रियलाइजेशन अकाउंट, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो पार्टनर्स कैपिटल, याद है? ठीक है, वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियोज, है ना। ठीक है, कंपनी थोड़ी सी 12th में पढ़ी थी अपन ने, पढ़ी थोड़ी सी 12th में, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। बाकी की कंपनी बच्ची कुची आ गई फर्स्ट ईयर के अंदर कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से। इसके बाद अब भैया बिजनेस के तीन ही रूप होते हैं, इसके अलावा बिजनेस की अगर हम बात करें तो सोल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, लेकिन मेनली तीन ही रूप होते हैं और इन तीनों के अकाउंट्स खत्म। यानी 11th में पढ़ लिया सोल प्रोप्राइटरशिप, 12th में पढ़ लिया पार्टनरशिप कंपनी, बची हुई कंपनी फर्स्ट ईयर पढ़ ली। अब सेकंड ईयर में क्या आएगा बाद में? अकाउंट। सेकंड ईयर में अकाउंट्स है ही नहीं, सेकंड ईयर में अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स की नई ब्रांचेस आएंगी। फाइनल ईयर में अकाउंट्स है, एक अलग से एडवांस अकाउंटेंसी के नाम से हायर लेवल अकाउंटिंग आती है। ठीक है, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैंने बताया कि बिजनेस के अकाउंट्स कैसे बांटी हुई है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो कंपनी का बचा हुआ हिस्सा आता है, मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड में कंपनी बिना पढ़े आए हैं, तो शुरुआत से शुरू करेंगे कंपनी जीरो से। करें शुरू? मैं जीरो से विश्वास इसलिए करता हूं क्योंकि हो सकता है आप अलग अलग टीचर्स से पढ़े हो, अलग अलग स्कूल में पढ़े हो सकता है कोविड में नहीं पढ़े हो, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं कंपनी। कंपनी के आज हम बेसिक्स ले रहे हैं, कुछ थ्योरेटिकल एरिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है बेसिक्स। ठीक है, कंपनी क्या है? बिजनेस जिसके अंदर कोई एक प्रोमोटर होगा, शुरुआत में बिजनेस को स्टार्ट करेगा, उसके बाद बिजनेस जब खड़ा हो जाएगा तो बिजनेस से बाहर निकल जाएगा और कंपनी की सारी कैपिटल शेयर्स में डिवाइड कर देगा और पब्लिक को ऑफर करेगा, जनरल पब्लिक को, कि आओ और कंपनी के शेयर्स खरीदो। शेयर खरीदने का मतलब क्या होगा? कंपनी का एक कागज का टुकड़ा शेयर जिसे बोलेंगे, वो शेयर होल्डर ले लेगा और उसके बदले में उसके पास पड़ी हुई कैपिटल हमको दे देगा। इनके पास 10,000 रुपए पड़े, इनके पास 20,000, इनके पास 30,000, 10, 20, 30, ये पैसा इनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। मैं इनसे ये पैसा ले लूंगा, इसके बदले में इनको शेयर दे दूंगा, इनको इतने इतने रुपए की कंपनी में मेंबरशिप मिल जाएगी, इनका ओनरशिप आ जाएगी। अब कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो वो प्रॉफिट इनको एज अ डिविडेंड इन जितनी जितनी कैपिटल लगा रखी है उस हिसाब से बांट दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, ये शेयर होल्डर्स हैं। शेयर्स और कंपनीज अगर की बात करें तो कंपनी सबसे पहले दो टाइप की होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। ये निजी है और पब्लिक को हिंदी में
सार्वजनिक, सामाजिक नहीं, सार्वजनिक, सार्वजनिक कंपनी बोलते हैं। सार्वजनिक कंपनी के दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे लगता है प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लगता है लिमिटेड। सर इससे फर्क क्या पड़ता है? ये एक मिनट, अगर हम कहें, एक एग्जांपल लूं, आपके घर में बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तो उसमें जो गेस्ट होंगे वो कौन होंगे? सारे हमारे जानकार। शादी में नहीं बोला मैंने, बर्थडे पार्टी बोला, शादी में तो अनजान भी होते हैं सामने वाली पार्टी के, है ना। बर्थडे पार्टी में जितने भी गेस्ट होंगे सारे नोन होते हैं हमारे, है ना, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन अगर कोई, हम कहें एक म्यूजिक कंसर्ट हो रहा है या गरबा हो रहा है, चलो नवरात्रा के हिसाब से ले लेते हैं, गरबा में जो गेस्ट आएंगे जानकार होंगे क्या? जानकार कितने होंगे? 2-4, बाकी तो सारे अनजान लोगों की गेस्ट आएगी, वो एक पब्लिक कंपनी है। तो सर पब्लिक कंपनी बहुत बड़ी होती होगी, यस, गरबा बड़ा होता है। प्राइवेट कंपनी छोटी होती होगी, यस, बर्थडे पार्टी छोटी होती है। बर्थडे पार्टी गेस्ट कितने? 50, 60, 100, हद मार के 150 लोग कोई बर्थडे पार्टी का। लेकिन अगर गरबा की बात करें तो उसमें तो पूरा सिटी उठ के आएगा, है ना। तो वो एक पब्लिक कंपनी है। सर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओ, कंपनी में जब पैसा लगाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो पर्सन होंगे वो 2 से लेकर 200 तक हो सकता है, फिक्स लिमिट है। पब्लिक कंपनी में 7 से लेकर अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। यहां सारे नोन्स होंगे, पर्सनल होंगे लोग, यहां कोई भी हो सकता है, सॉरी, एनीवन होगा। एक मिनट, मैं थोड़ा सेग्रीगेट कर देता हूं। प्राइवेट कंपनी में जिसको शेयर बेचा जाता है वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता दूसरे को। यानी अगर मैंने आपको इनवाइट किया है तो बर्थडे पार्टी में आप ही आओगे, आप ये कह दो कि आपने जो इनविटेशन लेटर दिया मैं अपने कलीग को दे देती हूँ, नॉन को दे देती हूँ, फ्रेंड को दे देती हूँ, वो आ जाए बर्थडे पार्टी में ना। आपको इनवाइट किया, आप ही आओगे, कोई दूसरा थोड़ी आ सकता है बर्थडे पार्टी में, नहीं आ सकता। लेकिन गरबा का पास वो तो मैंने तुम्हें दिया है, तुम इनको दे दो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ बढ़िया एग्जाम्पल फिट हो रहा है। यानी यहाँ प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स बेचे जाते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, जिनको मैंने दे दिया वही रखेगा, दूसरे बंदे को नहीं देगा। और यहाँ पे शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आप किसी को भी बेच सकते हो। तो शेयर्स नॉन ट्रांसफरेबल, और यहां पे ट्रांसफरेबल, ठीक है। जो प्राइवेट पार्टी होती है उसके अंदर इनविटेशंस केवल और केवल जानकारों को दिए जाते हैं, बाहर जालों को नहीं जाते। यानी इनविटेशन क्लोज होंगे और फिक्स होंगे कि इन्हीं को देना है। यहाँ ओपन इनविटेशन होता है और में ऐड डाल देता है, जिसको आना है वो आ जाओ, होता है नहीं होता। तो यहाँ कोई भी आ सकता है, यहाँ केवल और केवल क्लोज इन्विटेशन होंगे। वही बात हुई एनीवन और नोन वाली बात को दोबारा बोल रहे हैं। तो यहाँ क्लोज इन्विटेशन होंगे, यानी फिक्स लोग होंगे, गेस्ट लिस्ट पहले से फिक्स होगी। क्लोज इन्विटेशन यानी कंपनी में कोई भी जिनको शेयर मेंबरशिप देनी हो पता होगा किसको देनी है। और यहाँ ओपन इन्विटेशन होता है, कोई भी लोग आ सकते हैं। नोट करिए, करें, एक मिनट, एक काम करिएगा, नोट करते वक्त ही यहां पे ऊपर लिख लो, ये गरबा पार्टी है। आपको गरबा अच्छा नहीं लगता लिखना तो आप म्यूजिक कंसर्ट लिख लीजिए कि म्यूजिक कंसर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा बड़ा, जिसमें अरिजीत सिंह आ रहा है, उसमें कोई भी आ सकता है ना। लेकिन ये क्या है? बर्थडे पार्टी। ये जरूर लिखिएगा, गरबा और बर्थडे पार्टी यहीं से याद होती है चीजें। नोट करें, नोट करें।
डन, यस। शांत शांत शांत, फोकस करें। नेक्स्ट सेगमेंट, अगर हम बात करें बच्चों शेयर्स की, शेयर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर समतांश और प्रेफरेंस शेयर्स पूर्वाधिकार अंश। शेयर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने गलत लिख दिया इक्विटी की स्पेलिंग, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ जी, कंपनी में पैसा लगाना है, आप दो तरीके के शेयर खरीद सकते हो, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स ओरिजिनल और बड़े ओनर होते हैं, ओरिजिनल होता है एक तो, और बिग साइज होते हैं। ये ओरिजिनल नहीं होते, सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी का मतलब है तो मालिक, लेकिन मेन मालिक है और ये उसके साथ में दूसरा छोटा मालिक। कई बार हम जाके देखते हैं दुकान, एक दुकान को 3-4 जने संभालते हैं, मेन मालिक इक्विटी शेयर होल्डर और साथ में सपोर्ट करने वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। है तो मालिक दोनों, ठीक है। अब समझना प्लीज ध्यान से, इनको मिलता है फिक्स डिविडेंड। फिक्स डिविडेंड मतलब पहले फिक्स कर देते हैं तुम्हें प्रॉफिट का इतना परसेंटेज मिलेगा। इनको मिलता है अनलिमिटेड, बचा कुचा सारा का सारा। मान लीजिए मेरी कंपनी ने 100 रुपए कमाए, आपका फिक्स कर रखा है 20 आपका है, तो 20 आपको मिलेगा, अब बाकी बचा हुआ 80 मेरा है, इक्विटी शेयर्स का है। अगर कंपनी ने 50 कमाए तो 20 इनका, 30 इनका। कंपनी ने 20 कमाए तो 20 इनका, तुम्हारे लिए नीलबटा सन्नाटा। अगर कंपनी ने 15 कमाए तो क्या होगा, फिर डिपेंड करता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। 15 कमाए तो एक ऑप्शन 15 दे दो, बोले बाकी सॉरी है ही नहीं मत दो। एक होता है 15 दे दो, बाकी 5 को पेंडिंग तो अगले बार दे देंगे, अगली बार 20 की जगह पिछली बार के 5 ड्यू है वो भी तो देंगे, है ना। बहुत सारे होते हैं, वो अलग बात करेंगे, पर इनका 20 इनको फिक्स होता है, उतना देना है, सब बोला जाता है। इनके लिए बैलेंस रिमेनिंग पूरा का पूरा, बैलेंस मतलब उनको मिलता है, नाम क्या है उनका, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस यानी पहले राइट उनका है। जब डिविडेंड बट रहा होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर पहले लाइन में लगेंगे, पहले उनको मिलेगा, बच जाएगा तो इक्विटी शेयर्स का नंबर आएगा। तो प्री राइट है, प्री राइट पहले राइट है किसमें, इन डिविडेंड। जब कंपनी का डिविडेंड बटेगा तो इनको पूर्वाधिकार होता है, पहले पैसे प्राप्त करने का अधिकार होता है इनको, प्री राइट इन डिविडेंड। इनको मिलता कब, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के बाद में, पहले उनको मिलेगा फिर इनको मिलेगा। अच्छा, जब कंपनी अपनी पैसा डिविडेंड बांट रही होगी तो ऐसा है, जब कंपनी कैपिटल लौटाएगी, यानी 1 मिनट, आपने कंपनी को 10,000 20,000 30,000 दिए थे, कंपनी सब बिजनेस कर रही थी, एक दिन ऐसा है जब कंपनी के पास 10 20 30 बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो कंपनी आपका पैसा लौटा करके आपसे शेयर होल्डरशिप खत्म कर देगी, यानी रिडम्पशन हो जाएगा। ऑन दैट डे पहले किसका नंबर आएगा, जब कंपनी कैपिटल लौटाएगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर का नंबर आएगा, इनको सबको कैपिटल लौटा देंगे, तो बचा तो किसका नंबर है, इक्विटी शेयर का। यानी कैपिटल रिटर्न में भी इनको कैसा राइट है, प्री राइट है, प्री राइट इन कैपिटल रिटर्न। और इनको कब मिलेगा, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में मिलेगा। अच्छा, अगर बात प्रेफरेंस शेयर होल्डर की करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट मतलब कंपनी को अगर किसी बात का डिसीजन लेना हो तो डिसीजन कौन लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर लेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिसीजन मेकिंग में नहीं रखा जाता।
अब अरे यार सर ये तो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में ये हम है और ये हमारे मम्मा पापा हैं। देख लो, ओरिजिनल और असली ओनर वही है, हम तो सेकेंडरी है। कहने को कहते हैं जो है तुम्हारा ही है, मांग के देख लो कुछ ना दे। ये होता है। हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, जो कमा रहे तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, हम मांगते तो हमें कुछ नहीं देते। क्यों नहीं देते इसका जवाब सेकंड ईयर में दूंगा, बिकॉज आप अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा आप जिम्मेदारी लेने लायक होंगे, फाइनेंशियल मैनेजर होंगे, एफएम पढ़ लेंगे, तो उस दिन आप कहेंगे पेरेंट्स अपने आप अपनी जिम्मेदारी आपको दे देंगे, बोले आज से ये दुकान तेरी, आज से अकाउंट तेरा। क्यों? अगर अभी आपको 1 लाख रुपया दिया जाए तो आप उसे खर्च करने में कितनी देर लगाओगे और क्या लगाओगे? क्या इस सीट से उठे बिना खर्च कर दोगे 1 लाख रुपए? हाँ आराम से सर, कार्ड रेडी है, बस बटन ऑर्डर ना होगा ही तो दबाना है। और उस 1 लाख रुपए से क्या खरीदोगे? डेप्रिशिएबल असेट्स। क्या खरीदोगे? डेप्रिशिएबल असेट्स। आप जो भी कुछ खरीदोगे वो ऐसा होता है जिसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती है। हमारे मम्मा पापा क्या खरीदते हैं उस पैसे से? एप्रिशिएबल असेट्स, जिनकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ती है। मम्मा पापा क्या खरीदेंगे? गोल्ड खरीद लेंगे, ज्वेलरी खरीद लेंगे, शेयर्स खरीद लेंगे, म्यूचुअल फंड्स खरीद लेंगे, एफडी करवा देंगे, बैंक में जमा करवा देंगे, प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। ये तो खरीदते हैं। और हम क्या खरीदेंगे? हम खरीदेंगे आईफोन, टू व्हीलर्स, अपीरियल्स, कपड़े, फुटवियर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदनी है हमको, लिस्ट बनी हुई है, कोई दिलाने वाला मिल जाए। तो आप जो खरीदते हैं वो डेप्रिशिएबल असेट्स है, मम्मा पापा उसमें पैसे नहीं लगाना चाहते। अभी हमारी अलमीरा की बात करें, हमारी अलमीरा ज्यादा वेल्दी है, हमारे पापा की अलमीरा ज्यादा वेल्दी है। मम्मा की तो इसलिए रहती है कि मम्मा को सोसाइटी मैनेज करनी होती है ना, है ना। अभी आप लोग फिर भी छोटे हैं, फर्स्ट ईयर वाले हैं, आज ठीक 1 साल बाद पूछूंगा आपकी अलमीरा ज्यादा वेल्दी है आपके मम्मा पापा की, है ना। आप फोन आपका ज्यादा अच्छा होता है मम्मा पापा से, व्हीकल आपके पास ज्यादा अच्छा होता है मम्मा पापा से। अभी आप थोड़े छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाए तब आपकी हल्की सी बड़ा होता है। हमारे सेकंड ईयर के एंड वाले बच्चे जिनका सेकंड ईयर एंड है या फाइनल ईयर है, उनकी अलमीरा मम्मी पापा से ज्यादा वेल्दी होती है। सब बहुत तो वो होता है जो मम्मी पापा को पता ही नहीं है, छुपा के रखा हुआ है। अभी छोटे हो बोला ना, हाँ हाँ जी ठीक है। हाँ तो हाँ जी, इनके पास वोटिंग राइट होता है, इनके पास होता है वोटिंग राइट, लिख लो वोटिंग राइट। कल को कहीं पे भी वोट देना हो, इनका वोटिंग राइट होता है। और इनके पास वोटिंग राइट होता है या नहीं होता? नहीं होता, नो। इनके पास ओनरशिप होती है, मालिकाना हक होता है, मालिकाना हक, ओनरशिप राइट्स। इनके पास नो। तो आपके पास मालिकाना हक नहीं है अपने घर का, मम्मी पापा रोज धमकी देते निकाल देंगे घर से बाहर, है ना। घर में अगर डिसीजन लेना हो तो आपकी कौन सुनता है? सर वोटिंग राइट ही नहीं है हमारे पास, हमारी कौन सुनेगा? तो मैं लिख लेता हूं, ये हम है और ये हमारे पेरेंट्स है। जब पढ़ेंगे तो चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। वो गरबा और बर्थडे पार्टी से, ये हम और हमारे पेरेंट्स से। मिटा दें? अच्छा लिख रहे हैं, लिख लीजिए, जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिए प्लीज।
चलिए शेयर पर जो प्रिंट प्राइस होती है, अच्छा कुछ जनरल नॉलेज की बातें बताऊंगा। क्या हम शेयर्स खरीद सकते हैं? यस। क्या आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो? यस। सर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? कोई सी भी कंपनी में। सर इन कंपनीज की नॉलेज कहां से मिलेगी? बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। मैंने एक वीडियो बना के शेयर भी किया था आपको यूट्यूब पे, जिन बच्चों को है ना, और कई बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, ऊपर से नीचे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऐसे, है ना। ठीक है सर, इनकी नॉलेज कहां से मिलेगी? बहुत कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर यूट्यूब पे आधा अधूरा ज्ञान होता है, तो मैं क्लास में आपको बांटता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा नॉलेज, है ना। इस शेयर को खरीदने के लिए क्या चाहिए? 18 ईयर की एज सबसे पहले, क्योंकि 18 ईयर की एज के बाद आप मेजर हो जाते हो, वयस्क हो जाते हो, और एक मेजर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेजर पर्सन होना जरूरी है, माइनर का तो कॉन्ट्रैक्ट काउंट ही नहीं होता, है ना। और मेजर होता कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, शेयर खरीदोगे, पैसे दोगे, लेन देन करोगे, ठीक है। 18 ईयर की एज के साथ साथ आपके पास होना चाहिए एक सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। इस सेविंग बैंक अकाउंट के साथ साथ आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड और आधार, स्लैश नहीं, दोनों चाहिए होते हैं, पैन कार्ड भी चाहिए और आधार भी चाहिए। पैन कार्ड आधार, पैन कार्ड आधार बिना सेविंग अकाउंट खुलता नहीं, तो पैन कार्ड आधार होगा, उससे सेविंग अकाउंट खुलेगा। और सेविंग अकाउंट के साथ साथ फिर आप खोलेंगे अपना एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट सर ये क्या होता है? बताएंगे बताएंगे बताएंगे, आ जाओ, है ना। 18 साल की एज, 18 साल की एज के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड। सर 18 की एज होगी तभी तो पैन कार्ड आधार कार्ड बनेगा? रॉन्ग। पैन कार्ड आधार कार्ड पैदा होते बच्चे का बनवा सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सर आधार तो हमने देखा, ये पैन क्या बीमारी है? आधार होगा आप सबका भाई साहब? आधार है नहीं है? हाँ लगे सर है, नहीं होगा, इधर आ जाओ, है ना, है ना। आधार तो आप सब देखा है। पैन कार्ड क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर फुल फॉर्म होती है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इश्यू किया हुआ एक नंबर होता है, जो सभी के पास एक इंडिविजुअल नंबर होता है। इसमें आपकी फोटो होती है और मम्मा का नेम होता है, पापा का नेम नहीं होता पैन कार्ड में, है ना। मैं आपको हल्का सा शो भी कर देता हूँ, अगर मेरी पॉकेट में पड़ा हो तो। यस, नहीं पापा का नाम होता है, मम्मा का नहीं होता। मम्मा का आजकल कुछ जगह पूछने लगे। एक छोटा सा मेरा पैन कार्ड है, मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, है ना, इतना सा एक कार्ड होता है ना, ठीक है। क्या हुआ? तो मैंने कोई इश्यू नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो 18 ईयर की एज, पैन कार्ड पैदा होते ही बच्चे का बन जाता है। सर कितने रुपए का बनता है पैन कार्ड? 110 रुपए का, 110 रुपीज का। सर कहाँ बनता है ना? आपके आसपास में हर बिल्डिंग में बनता है, अपनी बिल्डिंग में बनता है, खूब ऑफिस है जो पैन कार्ड बना देते हैं। सर ये डीमैट क्या है? आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, मान लेते हैं 50,000 रुपए, इसमें से आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हो 10,000 रुपए, है ना। आपने शेयर मार्केट के एक अकाउंट खुलवाया, डीमैट अकाउंट। ये कहां खुलता है? शेयर मार्केट के किसी ब्रोकर के पास खुल जाता है। बहुत सारे ब्रोकर के नाम आपने सुने होंगे, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, सुना है नाम, है ना, अप स्टॉक्स, शेयर खान, ग्रो वगैरह, ये बहुत सारी ऐप है ना, ठीक है, वहां खुलवा सकते हो, है ना। इधर आओ, इधर आओ। इन डीमैट अकाउंट के अंदर आपने यहाँ वहां से उठा के डाल दिए 10,000 रुपीज, जितना आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हो। बाकी 40 नहीं लगाया आपने ना, 40 अपने पर्सनल पड़े। इस 10,000 में से आपने 6,000 के शेयर खरीद लिए, 4,000 अभी भी कैश पड़ा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये 6,000 4,000 लेना देना सब कुछ कहां चलेगा? डीमैट अकाउंट में चलेगा। यानी आपके बैंक अकाउंट के पूरे पैसे डीमैट में यूज नहीं है, डीमैट में वही पैसे जाएंगे जितने के आप शेयर खरीदना चाहते हो। अब इस पर शेयर्स को बेच दोगे तो पैसे यहीं आ जाएंगे, प्रॉफिट हुआ तो भी यहीं रहेगा, लॉस हुआ तो भी यहीं रहेगा, खरीद लोगे तो यहां से खरीदोगे, बेचोगे तो यहां से बेचोगे। यानी एक अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया शेयर्स खरीदने बेचने के लिए, दैट कॉल्स डीमैट अकाउंट। डीमैटेरियलाइजेशन फुल फॉर्म होती है इसकी, है ना। अब आपको मान लो यहां से पैसा कमा लिया, पैसा विड्रॉ खर्च करना है, तो खर्च कैसे करोगे? यहां से पैसा कहां जाएगा? वापस सेविंग अकाउंट में शिफ्ट होगा, और आप सेविंग अकाउंट से फिर पैसे को खर्च कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? बेसिक चीज, ये कोई नहीं बताता डीमैट अकाउंट होता क्या है ना, बहुत सिंपल सी बात है। आप शॉपिंग कहां से करोगे? बोले शॉपिंग के एक अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया, और उसी में प्रॉफिट होगा, उसी में लॉस होगा, डीमैट अकाउंट, हाँ ठीक है। सर तो हम कैसे कर सकते हैं? अभी कुछ नहीं करना, मस्त रहो, पहले सीखो, बहुत कुछ सिखाएंगे इसके बारे में आपको।
एक नॉलेज की बात, मार्केट में प्रेफरेंस शेयर नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम किताबों में पढ़ते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, अगर मार्केट से खरीदोगे तो कौन सा शेयर मिलता है? केवल इक्विटी शेयर मिलता है, प्रेफरेंस शेयर कुछ है ही नहीं। नॉलेज की बात है ना, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर मार्केट में रियल में है या नहीं है? रियल में नॉट अवेलेबल, है ही नहीं, सब फालतू की बात है, केवल किताब में और कहीं नहीं, है ना, ठीक है। ये भी एक नॉलेज की बात है ना। अगर सर शेयर खरीदना चाहें तो शेयर पर ये कई बार हमने देखा है एक फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, शेयर के ऊपर फेस वैल्यू होती है जो कि आपको जनरली देखने को मिलेगी 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, कुछ भी मिल सकती है ना। लेकिन जो शेयर की फेस वैल्यू है वो एक अंकित मूल्य होता है, प्रिंट प्राइस होती है, शेयर पे लिखी रहती है। अगर कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो कंपनी इस शेयर को प्रीमियम पे इश्यू करती है। किस पे? प्रीमियम पे। 100 वाला शेयर 110 में, 115 में, 120 में, और कंपनी की वैल्यू गिरी हुई है, कोई नहीं खरीदना चाहता, तो कंपनी को अपनी प्राइस गिरानी पड़ती है, डिस्काउंट पे शेयर इशू करना पड़ता है। 100 वाला शेयर 9 में, 100 वाला शेयर 90 में, 80 में, बिलों में इशू करना पड़ेगा। तो शेयर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार 100 वाला शेयर 100 में, एट प्रीमियम 100 वाला शेयर 105 बोल देते हैं, 5 रुपए प्रीमियम हो गया, और एट डिस्काउंट 100 वाला शेयर 90 रुपीज में मिल रहा है, 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। इन शेयर्स पर जो पैसा आता है उस पैसे को किस तरीके से ब्रेक किया जाता है? मान लीजिए 100 वाला शेयर हम 100 प्लस 20 में इशू कर रहे हैं, बोले तो प्रीमियम में, है ना, प्रीमियम है 20 रुपीज, इसका ब्रेकअप होगा, ओहो ब्रेकअप 40, अच्छा 40 की बात बाद में करेंगे। एप्लीकेशन नाम सुना होगा आपने, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये जरूरी नहीं है 4 ही स्टेप्स हो, कई बार 3 स्टेप पे भी रुक जाता है, तो फर्स्ट के आगे फाइनल लगा देंगे वर्ड, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो लास्ट वाली कॉल होगी उसके आगे फाइनल कॉल वर्ड लग जाता है कि एंड हो गया, है ना, ठीक है। मींस कितनी कर सकते हैं? जनरली नहीं कुछ, है ना, ठीक है। आप कितनी कॉल्स कर सकते हैं, इनकी कोई लिमिट है क्या? देखिए सच्चाई में बताऊं तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये कॉल्स होती नहीं है, उत्तरी सारा पैसा लमसम लेते हैं, एक साथ लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ किताबी ज्ञान से बिल्कुल अलग चलती है बच्चों, है ना। देखो मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात बाद में करूंगा क्योंकि हमारे को पढ़ना जरूरी है अभी, है ना। समझ में आ गया तो फिर प्रैक्टिकल तो कितना भी सीख लो, प्रैक्टिकल सीख लिया मालूम पड़ा ये गोल हो गया, सब हो गया, है ना, ठीक है। एप्लीकेशन पर मान लीजिए आपने 40 रुपीज की डिमांड करी है, अलॉटमेंट पर आपने 30 की डिमांड करी है, फर्स्ट कॉल पे आपने 20 की डिमांड करी है, और सेकंड कॉल पे आपने 10 की, 40, 30, 20, 10, टोटल हो गया 100। ये 20 रुपए प्रीमियम कहीं पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जनरली बाय डिफॉल्ट किस पे माना जाता है? अलॉटमेंट पर 20 रुपए का प्रीमियम करके आप टोटल डिमांड करोगे 50 की, ऐसा सीन रहता है। सर डिस्काउंट हो तो वो यहीं पे लेस होगा, प्रीमियम हो तो वो यहीं पे ऐड होगा बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन कहे डिस्काउंट का यहाँ पे इनमें से कहीं पे भी दे सकते हैं। सर ये है क्या? अरे बच्चों केवल किस्तें बनाई है, इंस्टॉलमेंट्स बनाई है, पूरा पैसा एक साथ नहीं ले रहे, धीरे 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 लेते हैं, ले सकते हैं ना। लेकिन आप खुद सोचो जरा, मेरे इंस्टीट्यूट में अभी फीस लेने का 2 सिस्टम है, लमसम और इंस्टॉलमेंट। लमसम चाहो तो एक साथ दे दो, चाहो तो इंस्टॉलमेंट्स बनवा लो। लेकिन अगर मान लो मेरे इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे आने लगे, जितनी सीट ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे आने लगे और सब लमसम देने को राजी, तो क्या मैं इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम चालू रखूंगा? तब तो मान लीजिए मेरे पास, सुनना जरा, मेरे पास सीट्स हैं 100 और मेरे पास स्टूडेंट्स की लाइन खड़ी है
250 स्टूडेंट्स की लाइन खड़ी है बाहर, और इस 250 में 200 बच्चे लमसम वाले हैं, एक साथ पे करने वाले हैं। 250 बच्चों की लाइन है, 200 लमसम पे करने वाले हैं, मेरे पास सीट 100 ही है। अब मैं लमसम बनने वाले लमसम का सिस्टम रखूं या इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी रखूं? भैया जब 200 लमसम वाले हैं, 50 इंस्टॉलमेंट वाले हैं, मेरे को तो 100 ही चाहिए, तो मैं लमसम वाले लूंगा ना सारे के सारे, तो मैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम बंद कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। हुआ क्या, जरा समझना, मेरे पास प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर शेयर्स है 1000, अब मार्केट में लेने वालों की लाइन लग जाती है 6000, और उसमें से लमसम लेने वाले होते हैं 2-3,000 या 4,000 लोग कि हमको तो पैसा एक साथ दे देंगे। तो कंपनी क्या करती है, बोले जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो फिर काय को इंस्टॉलमेंट का लफड़ा पालना, बार बार मांगेंगे मिलेगा, मांगेंगे मिलेगा, मांगेंगे मिलेगा, पैसा पूरा पैसा एक साथ लो ना, जब है देने वाले तो क्यों इंस्टॉलमेंट सिस्टम रखो। तो आज की प्रैक्टिकल लाइफ में इंस्टॉलमेंट सिस्टम बंद हो चुका है, पूरा पैसा एक साथ। और मजे की बात आप सुनने को मिलेगी, आप जो देखते आए हो 12th क्लास के अंदर, क्या देखा है, 100 पे प्रीमियम 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में शेयर कैसे बिकता है मैं आपको सीन दिखाऊंगा। फेस वैल्यू होती है 10 रुपए और मार्केट में बिकता है 902 का। क्या बात कर रहे हो सर, 902 यानी 10 रुपए का शेयर, 902 यानी 892 रुपए प्रीमियम, ऐसे बिकता है? हाँ ऐसे बिकता है। कौन लेता होगा? लाइन लगती है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जानते हो ओवर सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर्स हैं उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशंस आती हैं। जब मेरी दुकान के बाहर लाइन लग रही है तो मैं 100 वाला माल 100 में क्यों बेचूं भाई? सर ये शेयर कितने का बिकता है अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा एक एग्जांपल दे सकता हूं। एमआरएफ कंपनी का नाम आपने सुना होगा, टायर ट्यूब्स बनाती है, इसका शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है और मार्केट में शेयर अभी 85,000 रुपए का बिक रहा है आज की डेट में, 85,000 रुपीस का शेयर है। दिखा देता हूं मैं डेमो, ये रहा। आपको विश्वास नहीं होता, मैंने क्रोम चला लिया, नेट चल जाए बस, चल जाएगा अभी। एमआरएफ क्या खुल गया, एमआरएफ शेयर प्राइस, ये लो अभी आ जाएगा आपके सामने। ओह शेयर गिरा हुआ है, अच्छा पिछले 5 दिन में क्या बाजार बहुत गिरा है, मैं एमआरएफ में डील नहीं करता, बहुत महंगा शेयर है, मेरे औकात से बाहर है ना। तो अभी पिछले 5-7 दिन में मार्केट गिरा, पिछले 1 वीक में गिरा है, तो मैंने एक वीक पुराना प्राइस ध्यान था, मैंने 85,000 बोला, लेकिन एमआरएफ शेयर प्राइस दिख रही है 81,654। और मजे की बात देखना, कल में एक दिन में शेयर कितना रुपए ऊपर चढ़ा है, 2032 रुपए ऊपर चढ़ा है एक दिन में। एक दिन में 2.55% ऊपर चढ़ा है। आपका बैंक पता है वो कितना ब्याज देता है? सेविंग बैंक अकाउंट में 2.5% ब्याज की रेट है अभी, 2.5%, यानी 100 रुपए से बैंक में रखोगे, एक साल बाद 2.5 रुपए एक्स्ट्रा का आपको ब्याज मिलेगा। वो 2.5 रुपए भी हमारे घर नहीं आते, उसमें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीच में आके इनकम टैक्स ले जाता है, 2 ही बचता है आपके पास तो। और एफडी पर 5%, उसमें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो 4-4.5 ही घर आता है आपके। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना? कितने टाइम में, साल भर में एफडी में 5 रुपया कमाओगे और सेविंग बैंक अकाउंट में साल भर में 2-2.5 रुपए, ये एक दिन में आपको 2.5% देगा रिटर्न। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं है समझ में? सर ये ऊपर जाता है तो नीचे भी तो गिरता होगा। हाँ 85,057 पहले का पॉइंट बता रहा हूँ, गिरा है, 2-3 दिन में गिरता भी है, ये तो सट्टे का व्यापार है, यहाँ ऐसे होता है, रोज कमाओ और रोज कमाओ, है ना। पर सर इसकी फेस वैल्यू दिखा दो, अभी दिखा देते हैं। ये वीडियो नॉट सपोर्टेड, क्लोज किया इसको, चेक इट आउट। फेस वैल्यू 10 रुपए, कहां पे? बीटा फैक्टर होता है, अल्फा बीटा सुना है ना, वो बीटा है, ये बेटा नहीं है, बीटा है, ये अभी आपको नहीं सिखाएंगे। अच्छा मजे की चीज एक और चीज दिखाता हूं, 52 वीक का मतलब क्या होता है, चलो बताओ? 52 सप्ताह, एक साल होता है। पिछले एक साल में शेयर हाईएस्ट कितना गया है वो दिखाऊं, 93,887,
वहां टच करके आया है, अभी 81 पे बढ़ा है, नीचे है। और लोएस्ट कितना गया है वो देखिएगा, 63,000 रुपीज पे गया है पिछले एक साल में। कितना जबरदस्त रिटर्न है, सोचोगे जिसने 63,000 पे खरीदा हो पिछले एक साल में कभी भी, तो उसका पैसा सीधा 25% बढ़ गया। 80,000 रुपए रेट चल रही है तो 25% एक साल में 25% बढ़ रहा है। शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे, बैंक में रखोगे? शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे। सर कम भी तो हुआ है, अगर 91 पे खरीद 93 पे किसी ने लिया हो तो बेचारा वो तो 81 पे बैठा है। यस, यही मार्केट है, कोई कमाता है और कोई गवाता है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से, है ना। लेकिन अगर देखें, अब देखो, ये देखो पिछले 5 साल में शेयर 29% बढ़ा है, पिछले 3 साल में 29% बढ़ा है, पिछले साल भर में 2% बढ़ा है, क्योंकि अभी पिछले 3-4 महीने में गिरा है ना, पिछले 3-4 महीने में बहुत गिरा है, फरवरी से गिर रहा है कंटिन्यू। पिछले 3 महीने में 15%, 3 महीने पहले किसी ने खरीदा हो तो। पिछले 1 महीने में मैंने बहुत डाउनफॉल आया है। 3 महीने में बढ़ा है, 1 महीने में गिरा है, यानी उससे पहले के 2 महीने में बहुत जबरदस्त बढ़ा होगा। 1 महीने में 4.5% गिरा है, 1 वीक में मैं कह रहा हूँ पिछले गिर रहा है 1.14, पिछले एक दिन में अभी भी दिखाया था 2.55%। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आपके, है ना? हल्का फुल्का समझ में आ रहा, पर मेरा मेन फोकस था फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और बिग कितने में रहा है, 81,615। ये इसका ग्राफ है, ग्राफ कैसे रीड करते हैं सब चीज आपको हम समय के साथ सिखाएंगे, अभी तो इनका मतलब नहीं है। ये टेक्निकल चार्ट्स होते हैं इसके। चलिए अपन अपने वापस शेयर्स पर अपने वर्किंग पर आ जाते हैं। यस, अब अपनी क्लास में आ गए वापस, है ना। तो शेयर मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अगर मेरे पर्सनली बात करूं, पिछले एक वीक में मैंने अपने सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वाले बच्चों को शेयर मार्केट सिखाया। ऐसे चलती क्लास में कुछ नहीं करता मैं, क्लास के पहले आता, भाव लिख देता कि इस मार्केट में क्या खरीद रहा हूं मैं, कितने बेचा, उनको पूरी कैलकुलेशन समझा दी कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और हमने 1 लाख रुपए लगाए और मैंने 3 दिन में 29,000 रुपीज कमाए हैं। 3 दिन में 29,000 रुपीज कमाए, यानी लाख रुपए लगाए 29,000 कमाए, यानी 1,29,000 बना करके मैं बाहर निकल गया मार्केट से, है ना। पर उसकी क्या ट्रिक्स होती है, क्या स्ट्रेटजीज होती है, उनको समझाने की कोशिश करी, है ना। लेकिन आप मत लगाना, अभी रुकिएगा, बहुत लंबा टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है इसमें लगाना। अगर मेरी बात करो तो मैंने 3 दिन में 29,000 कमाते हुए दिखा रहा हूं, तो 1 लाख में एक रात में 12 लाख गवाए भी थे मैंने। एक रात में 12 लाख खत्म। एमसीएक्स मार्केट का नाम सुना है? एमसीएक्स नहीं सुना? कमोडिटी मार्केट। सीएनबीसी आवाज चैनल का भी गलती से लग गया हो, सीएनबीसी आवाज चैनल का नाम सुना? अरे वो 2 अंकल जी पूरे दिन लड़ते रहते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, नीचे 4-5 पट्टियां चलती रहती है कंटिन्यू, है ना। हाँ, ज्वेलरी शॉप पे ये शेयर मार्केट वाले सारे वहीं रहते हैं। देखो मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हमारा जयपुर सट्टे का गढ़ है, सट्टा सबसे ज्यादा जयपुर से लगता है ना। हमारा जयपुर ज्वेलरी का गढ़ है, और ये ज्वेलरी और सट्टा कौन खेलते हैं? सारे अग्रवाल, खंडेलवाल, ब्राह्मण, बणिये, जैनी। वैसे तो कास्ट बोलनी नीचे पर बोल करते हैं ना, ठीक है। और ये लोग जब सट्टा खेलते हैं, सट्टा लीगल भी होता है और इलीगल भी होता है, दोनों तरीके के होते हैं। अपन जो बात कर रहे हैं शेयर मार्केट लीगल सट्टे की बात कर रहे हैं। जो सीएनबीसी आवाज चैनल है उस पर आप नीचे एक पट्टी चलती हुई देखेंगे रेड कलर की, उस पर आपको आते रहेंगे चने के भाव, ज्वार के भाव, गेहूं के भाव, मक्का के भाव, चांदी के भाव, सोने के भाव। तो कमोडिटी मार्केट होता है। एक्चुअली में शेयर मार्केट में जो सट्टा लगाया जाता है वो बहुत अलग अलग टाइप के सट्टे होते हैं। आप इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं, आप फ्यूचर्स में लगा सकते हैं, आप ऑप्शंस में लगा सकते हैं, अभी रुक के बता रहा हूं, आप कमोडिटी में लगा सकते हैं, और आप फॉरेक्स में पैसा लगा सकते हैं। फॉरेक्स सर ये है क्या? अलग अलग मार्केट। ओहो हो, रुकिए सर, ये है क्या? अलग अलग टाइप के मार्केट, मंडियां है ना। इन सब में तो शेयर्स ही होते हैं, यहां पे भी शेयर्स होते हैं। शेयर्स कहां लगते हैं? कमोडिटी में, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, उनके ऊपर सट्टा लगता है। सर इसमें क्या होता है? इसमें फॉरेन करेंसी होती है, डॉलर, यूरो, पाउंड्स, है ना, फॉरेक्स में वो होते हैं। मैं जो खेलता हूं, मैं खुद जो सट्टा खेलता हूं वो कहां खेलता हूं? फ्यूचर्स में खेलता हूं।
सर इनमें फर्क क्या है? धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, रिस्क बढ़ती है और रिटर्न भी बढ़ते हैं। यहां एक बार में या तो आर या पार, या तो 6000 के 6 लाख बन जाएंगे या 6000 के 6 लाख देने पड़ेंगे। 6000 के 6000 नहीं जाएंगे, 6000 के 6 लाख आएंगे या 6 लाख जाएंगे। उत्तरी तो आते भी हैं और जाते भी हैं। तो धीरे धीरे अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं, करेंगे इनके बारे में डिस्कस। आज क्लास को यहीं रोकते हैं।